एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशियस एकेडमी। मैं हूँ ऋषिका जैन और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एआई की यूनिट नंबर 3 जो कि है इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। अब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ के आए हैं। उसमें सबसे पहली स्टेज रहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरी रहती है डेटा एक्विजिशन और तीसरी रहती है डेटा एक्सप्लोरेशन। और जो चौथी स्टेज होती है जो कि मॉडलिंग होती है, ये हमने पिछले चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ी थी। और इस चैप्टर में हम लोग एआई प्रोजेक्ट साइकिल की जो फिफ्थ स्टेज रहती है इवैल्यूएशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये कि इवैल्यूएशन की जरूरत क्या है, हम लोग इवैल्यूएशन करते क्यों हैं। तो ये जो स्टेज है इवैल्यूएशन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जो भी हमारा मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं और कहीं ना कहीं हमें उससे ये भी पता चलता है कि कौन सा मॉडल हमारे जो भी काम है उसके लिए सूटेबल है। तो इवैल्यूएशन वाली स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये इवैल्यूएशन होता क्या है, तो इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम अलग अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम लोग ये चीज़ समझ जाते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है, तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऐसा डेटा रहता है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि एक बच्चा है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं और फिर एक रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, ग्रेड्स लिखी होती हैं या परसेंटाइल होता है। तो जो ग्रेड्स और परसेंटाइल है हम उसको इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। सेम वैसा ही मशीन के साथ भी होता है, पर बस फर्क इतना है कि मशीन के जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो थोड़े अलग होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये एक तरीके का डेटा होता है जिसको एनालाइज करके हमें ये पता चलता है कि जो हमारी मशीन है वो कैसा काम कर रही है, मतलब कि हम इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हैं। तो इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज करते हैं और हम उससे ये चीज समझ जाते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे कि एक बच्चे का रिजल्ट देख के हम ये समझ जाते हैं कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। और जब भी हम एक एआई मॉडल को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं तो जो हमारा एआई मॉडल है वो उस फीडबैक से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है। जैसा कि एक बच्चे के साथ किया जाता है, उसको पहले सिखाई जाती है चीजें, ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग टेस्ट लेंगे मॉडल का और फिर एक रिजल्ट बन के आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो भी गलतियां हो रही है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तो ये जो इवैल्यूएशन की मेथड है उससे हम लोग क्या समझते हैं कि हम उस एआई मॉडल पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम उस एआई मॉडल की क्रेडिबिलिटी को समझते हैं। अब ये काम हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एआई मॉडल रहता है उसका जो आउटपुट आता है उसको हम कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ, मतलब जो एक्चुअल में आंसर होने वाला है उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि तुम लोगों की टेस्ट कॉपीज चेक होती है ना, कि टीचर के पास आंसर्स होते हैं, टीचर को आंसर पता होते हैं और जो भी तुम लिखते हो फिर उसको उन आंसर्स से मैच किया जाता है और फिर एक रिजल्ट बन जाता है कि किसकी एक्यूरेसी कितनी है, कौन कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो सेम वैसा इसमें भी होता है। मॉडल ने जो भी आउटपुट दिया हम उसको जो एक्चुअल आंसर होने वाला है, जो एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए उससे मैच करते हैं और फिर उन दोनों को कंपेयर करते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि वो मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम ये जान लेते हैं कि मॉडल इवैल्यूएशन की जरूरत क्या पड़ती है। तो जो इवैल्यूएशन वाली प्रोसेस है उसमें हम लोग सारी चीजें जान लेते हैं मॉडल के बारे में। तो हमें उससे जो भी मॉडल रहता है उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और वो कहाँ सूटेबल है, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड उसके बारे में बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ कौन सा सब्जेक्ट है और वीकनेस कौन सा सब्जेक्ट है, वैसे ही एआई मॉडल की भी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो कौन बताएगा, मॉडल इवैल्यूएशन। तो कहीं ना कहीं ये इवैल्यूएशन वाली मेथड से हमारा ट्रस्ट बढ़ता है एआई मॉडल पे, हम लोग ट्रस्ट कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसको कितना आता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अब देखो ये काम हम करते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पूरा डेटा रहेगा उसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। तो एक हो जाता है हमारे पास ट्रेनिंग डेटा और एक हो जाता है हमारे पास टेस्टिंग डेटा। तो जैसे कि मेरे पास 1000 इमेज है ना, तो मैं क्या करूंगी, ट्रेनिंग के लिए उसको 800 इमेजेस दे दूंगी और 200 इमेजेस अपने टेस्टिंग के लिए रख लूंगी। ठीक है।
अब जो ट्रेनिंग डेटा है उससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा मॉडल है उसमें उस डेटा को फीड करेंगे और उसको ट्रेन कर देंगे। फिर जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो हम लोग उसको टेस्टिंग डेटा देंगे और जो भी हमारा मॉडल रहेगा वो अपने प्रिडिक्शंस देगा उस पे, और जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी और जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो आंसर है, उन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर हम उसको कोई न्यू डेटा भी देंगे तो वो उस पर कैसे काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब हमें उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि हम जो भी ट्रेनिंग डेटा रहता है हमारा, हम उसको टेस्टिंग के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि जो मॉडल रहता है उसको पूरा ट्रेनिंग सेट पता रहता है, याद रहता है, और अगर हम उसको वही डेटा टेस्टिंग के लिए देंगे तो वो बहुत ही इजीली उस चीज को प्रिडिक्ट कर लेगा, और इसी चीज को हम लोग ओवरफिटिंग भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी एक ऐसा इवैल्यूएशन मैट्रिक है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो मॉडल है उसने कितने सही प्रिडिक्शंस करे, मतलब कि वो कितना एक्यूरेट है। अरे जैसे तुम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो तो उसमें बोलते हैं ना एक्यूरेसी से करना है, मतलब कि क्या सही सही आंसर देना है, तो सेम वैसा इसमें भी है। तो एक्यूरेसी से हमें ये पता चलता है कि उस मॉडल ने कितने सही आंसर्स दिए, और जो मॉडल की एक्यूरेसी है और जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज होगी तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मॉडल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो उसकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। साइंस में पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट तुम लोगों ने, वही सेम चीज इधर भी है। उसके बाद हम लोग एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एरर क्या होते हैं, जो भी हम गलतियां कर देते हैं उन्हें हम एरर्स कहते हैं। तो वही चीज है, एरर मतलब कि ऐसे एक्शंस जो कि गलत हो, और एरर के बेसिस पे ही हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल को चूज करते हैं। हम ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल को चूज करते हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, बस हम क्या चाहते हैं। अब एरर है कि नहीं है वो हमें कैसा पता चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मॉडल का प्रिडिक्शन रहता है और जो भी एक्चुअल आउटकम रहता है हम उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मॉडल ने मिस्टेक करी है या नहीं करी। ये बस सीधा सीधा लॉजिक है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और अगर हमें कोई एरर मिलता है तो जो भी एरर मिला उसके बेसिस पे हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जिससे कि वो एरर कम हो जाए, और फिर वापस से उसका टेस्ट लेते हैं और फिर प्रिडिक्ट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक कि हमारा जो अच्छे से काम नहीं करना सीख जाता। जैसे कि ये मेरे पास एक मॉडल है जो कि डिजीज है कि नहीं उसको प्रिडिक्ट करता है। अब जैसे किसी पर्सन को डिजीज है और इस मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया कि इसको कोई डिजीज नहीं है, तो अब इसकी प्रिडिक्शन में एरर आ गया, ठीक है। और अगर जो मॉडल है वो सही साइड प्रेडिक्ट कर देगा कि हाँ इसको डिजीज है, तो उस टाइम के लिए जो मॉडल था उसकी एक्यूरेसी 100% थी, तभी उसने सही प्रेडिक्ट किया। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है कि जो रियल वर्ल्ड है हमारा, उसका जो डेटा रहता है वो बहुत मैसी सा रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेस्ट मॉडल भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो हमारे लिए एक्यूरेसी और एरर दोनों को ही समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम इनको अच्छे से एवेल्युएट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एआई मॉडल है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा था, तो जिन जिन लोगों ने यूनिट 2 पढ़ ली होगी उन लोगों को पता होगा, और जिसने नहीं देखी वो जाके देख लेना। तो अभी मैं हाल फिलहाल में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि हमारा ये क्लासिफिकेशन मॉडल है, हम इसको ढेर सारे ईमेल्स दिखाएंगे। अब जो ईमेल्स हम दिखाएंगे उसमें मिक्स रहेंगे, ठीक है। उसमें वो वाले ईमेल्स भी रहेंगे जो कि हमारे फ्रेंड ने भेजे हैं, कलीग ने भेजे हैं, और वो वाले ईमेल्स भी रहेंगे जो कि स्पैम है। फिर क्या होगा, जो मॉडल है वो ये चीज़ सीख जाएगा कि एक स्पैम ईमेल कैसा दिखता है, और फिर वो ये डिसाइड करके बताएगा कि कौन सा स्पैम है कौन सा नहीं है। तो मतलब क्लासिफिकेशन में सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो अभी मैं कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ तुम लोगों को, और तुम लोगों को ये बताना है कि कौन सा क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहला है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, दूसरा है सैलरी प्रिडिक्शन, और तीसरा है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, क्योंकि जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है वो तो प्रिडिक्शन करने का काम कर रहा है, क्लासीफाई तो कर नहीं रहा। और जो सैलरी प्रिडिक्शन वाला है वो सैलरी का प्रिडिक्शन कर रहा है, इसमें भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। पर जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है उसमें वो क्लासीफाई कर रहा है कि कौन सा फ्रॉड है और कौन सा फ्रॉड नहीं है।
तो हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हम लोगों को आगे काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट टर्म से। तो देखो, अपने पास एक मॉडल है जो कि ये प्रिडिक्ट करता है कि बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही। और अगर उस मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया कि हाँ बारिश हो रही है और असलियत में भी अगर बारिश हो रही है, तो इसको हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिडिक्शन थी वो रियलिटी से मैच कर गई। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा आंसर था वो भी पॉजिटिव था। अब हम दूसरे केस पे चलें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मॉडल था उसने प्रिडिक्ट किया कि बारिश नहीं हो रही है और असलियत में भी अगर बारिश नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिडिक्शन थी वो रियलिटी से मैच कर गई और हमारा जो आंसर था वो नेगेटिव में था, मतलब नो था। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव। उसके बाद फिर अगर मान लो कि मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि बारिश हो रही है और असलियत में बारिश नहीं हो रही, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि रियलिटी और प्रिडिक्शन दोनों ही अलग अलग थे, तो इसीलिए वो फॉल्स हो गया। पर जो हमारा मॉडल था उसने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया था, इसलिए हम उसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। और अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि बारिश नहीं हो रही, पर असलियत में हो रही है। तो यहाँ पर भी जो हमारा प्रिडिक्शन था और जो रियलिटी थी दोनों ही अलग अलग थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और जो मॉडल था उसने क्या प्रिडिक्ट किया? नो, तो इसलिए हम नेगेटिव लगा देंगे। तो तुम लोग इसको ऐसे ही याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, अगर देखो प्रिडिक्शन मैच नहीं हो रहा तो फॉल्स लगाएंगे और अगर मैच हो रहा है तो ट्रू लगाएंगे। और जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो कैसे लगाएंगे? तो हम जो मॉडल का प्रिडिक्शन है उसको देखेंगे और नेगेटिव लगाएंगे या फिर पॉजिटिव लगाएंगे। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे, और इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम एरर मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये क्या करता है? ये एक टेबल के फॉर्म में रहता है जिसकी मदद से हम लोग ये चीज़ देख पाते हैं कि जो क्लासिफिकेशन मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब इसको बनाते कैसे तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो मान लो कि एक मॉडल है जो कि ये बताता है कि पर्सन इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है। तो अगर है तो हम उसको 1 लेंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको 0 लेंगे। तो अब देखो, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है? प्रिडिक्टेड वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे दिखा रहा है एक्चुअल वैल्यूज। तो देखो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला जो डब्बा दिख रहा है ना, तो उसमें वैल्यू लिखी हुई है एक, है ना, और राइट साइड 1 1 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि 1 का मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में वो इन्फेक्टेड है ना, और इस साइड से देखे तो प्रिडिक्टेड वैल्यू भी क्या है कि उसने बोला है इन्फेक्टेड है, ठीक है, मतलब कि क्या कोई इंसान है उसको डिसीज है। और याद है अभी मैंने तुम लोगों को कुछ टर्म्स बताई थी, तो उसमें क्या था? जब एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू इक्वल आ जाए, है ना, तो हम लोग क्या लगाते थे? ट्रू, ठीक है। और यस में है 1 है मतलब यस है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू पॉजिटिव। तो इधर साइड में लिख देते हैं ट्रू पॉजिटिव। तो ऐसा प्रिडिक्शन उसने 12 बार किया, इसीलिए हम इस बॉक्स में 12 लिखते हैं। उसके बाद इसके पड़ोस में एक और डब्बा है। अब इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो 0 है, मतलब कि क्या हुआ? जो मशीन थी उसने ये प्रिडिक्ट किया कि जो पर्सन है उसको कोई इलनेस नहीं है, मतलब उसको कोई डिजीज नहीं है। पर एक्चुअल वैल्यू क्या कह रही है? 1 कह रही है, मतलब कि उस इंसान को डिजीज थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम फॉल्स यूज करेंगे। अब प्रिडिक्टेड वैल्यू में देखो फॉल्स था और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या मानी उसने? नो बोल दिया, 0 मतलब नो बोल दिया, है ना। तो ये वाला बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स नेगेटिव। ऐसा प्रिडिक्शन उसने 6 बार किया, इसीलिए हम 6 लिख देते हैं। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? एक और करते हैं, नीचे वाला बॉक्स भी करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0 है। 0 में क्या था कि जो इंसान है वो बीमार नहीं है, तो एक्चुअली में वो बीमार नहीं है। पर प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, मतलब कि 1 देख के हम क्या समझे कि उसने क्या प्रिडिक्ट किया कि हाँ इसको बीमारी है। देखो जो प्रिडिक्शन था और जो रियलिटी थी दोनों मैच हुए क्या? नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? फॉल्स लगा देंगे, ठीक है। अब उसने प्रिडिक्ट क्या किया? उसने प्रिडिक्ट किया कि यस इसे बीमारी है, तो यस है तो हम क्या लिख देंगे उसके आगे? पॉजिटिव।
तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव का। फॉल्स पॉजिटिव वाला उसने 4 बार किया, तो हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें देखो जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 0, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो भी क्या दे रखी है, 0। 0 मतलब क्या, कि उसे कोई इलनेस नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो दोनों कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल है मतलब ट्रू है, और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो नेगेटिव में है, मतलब उसने नो बोला उसके लिए, तो इसीलिए जो हमारा केस होगा वो होगा ट्रू नेगेटिव। और फिर जो नेगेटिव प्रिडिक्शन है जो कि उसने सही सही किया वो 21 बार किया उसने, तो हम 21 लिख देते हैं। जब भी हमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव देखना होगा तो हम फॉल्स और ट्रू लगाने के लिए ये चीज देखेंगे कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम ट्रू लगाएंगे, अगर अनइक्वल है तो हम फॉल्स लगा देंगे। उसके बाद आती है नेगेटिव और पॉजिटिव लगाने की बारी। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारा जो मॉडल है अगर उसने येस में प्रेडिक्ट किया है तो हम लोग उस जगह पर पॉजिटिव लगाएंगे, और अगर उस मॉडल ने हमारा जो प्रिडिक्शन है वो नो में दिया है, मतलब कि क्या उसने नेगेटिव में प्रिडिक्शन दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। तो आई होप कि आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम चलते हैं एवेल्युएशन मेथड्स पे। अभी हमने ये मैट्रिक्स को समझ लिया कि कैसे क्या चीज होती है इसमें, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं एक्यूरेसी पे। चलो मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका तुम लोग आंसर बताना, ठीक है। तो एक बच्चा था, ठीक है, उससे हमने 10 क्वेश्चन पूछे और उसमें से उसने 5 का आंसर सही दिया, तो बताओ उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। तो तुम लोग क्या सोचोगे कि 10 क्वेश्चन थे, 5 का आंसर सही दिया मतलब 50% होगी। तो अब ये चीज कैसे करी, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5 सही दिए तो 5 ऊपर लिखा और अपॉन में 10 टोटल थे तो टोटल नीचे लिखा। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। अब जब भी हमें किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। मुझे पता है कि तुम लोगों ने इतनी कैलकुलेशन नहीं की, तुम लोगों ने ऐसे ही बताया, पर जनरली करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो सेम वैसा ही इसमें भी होता है अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसमें हम लोग करेक्ट प्रिडिक्शंस रख देते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी उसने सही आंसर दिए वो ऊपर रख देंगे, ठीक है, और जितने भी टोटल आंसर दिए है ना, मतलब जो भी टोटल प्रिडिक्शंस थी वो नीचे रख देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और फिर जब हम उन लोगों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें करेक्ट प्रिडिक्शंस क्या होगी, ट्रू वाले सारे करेक्ट प्रिडिक्शन वाले होते हैं, है ना, हमने देखा है ये चीज। क्योंकि हम लोग ट्रू तब लिखते हैं जब हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू इक्वल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट प्रिडिक्शंस निकालने के लिए जो अपना ट्रू पॉजिटिव है और ट्रू नेगेटिव है उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं तो हम करते जाते हैं, है ना, तो ऐड कर देंगे और फिर अपॉन में हमें टोटल प्रिडिक्शंस लिखनी है, ठीक है। तो टोटल के लिए हमें ये जो चारों हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो अपॉन में हम लोग इन लोगों को प्लस करने वाले हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 12 + 21 33 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपना 12 + 21 33, 33 + 4 37, 37 + 6 43, तो डिनोमिनेटर आ गया 43। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7674। तो ये तो आ गई हमारी एक्यूरेसी। अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 76.7%। चलो इसका एक क्वेश्चन अब तुम लोग करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है। तो ये वैल्यूज दिख रही होंगी तुम्हें स्क्रीन पे कि हमारा जो ट्रू पॉजिटिव है वो 0 है, ट्रू नेगेटिव है वो 96 है, और जो टोटल केसेस हैं वो 100 है। तो अब तुम लोग एक्यूरेसी कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या आई।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिसिशन के बारे में। तो इसमें हम लोग सारे पॉजिटिव केसेस रहते हैं ना, उनके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो प्रिसिशन का फॉर्मूला होता है करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस अपॉन टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन। इसमें हमारे करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन कौन से होने वाले हैं? करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन मतलब कि अपनी टीपी ट्रू पॉजिटिव, और अपॉन में चाहिए हमें टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन। तो पॉजिटिव प्रिडिक्शन वाले दो थे, ट्रू पॉजिटिव और एक था फॉल्स पॉजिटिव। इसमें फॉल्स पॉजिटिव को इंक्लूड करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो हमारा मॉडल है उसे फॉल्स पॉजिटिव्स को कम करना ज़रूरी है। और ये जो प्रिसिशन है ये हम जनरली अनबैलेंस्ड डेटा सेट्स में यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ यूज़ कहाँ आएगी, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है और हमारा जो मॉडल है वो फेवरेबल वेदर कंडीशन के लिए पॉजिटिव क्लास में डालेगा, मतलब कि यस आंसर देगा, और अगर फेवरेबल नहीं होगी तो वो नो देगा। पर अगर वहां पर वो फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कि गलत बता रहा है, हमें अनफेवरेबल कंडीशन होने वाली है, फिर भी वो हमें बता रहा है कि फेवरेबल जाने वाला है, तो ये सिचुएशन हमें हार्म कर देगी अगर वो हमें गलत बताएगा। तो इसीलिए जो फॉल्स पॉजिटिव है उसका कम होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी सैटेलाइट डैमेज हो सकती है, जिस काम के लिए हम भेज रहे हैं वो काम हो ही ना। तो इसीलिए जो प्रिसिशन है वो इम्पोर्टेंट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि जो टीपी थी वो 8 थी और जो एफपी थी वो 2 थी। तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे टीपी प्लस एफपी जो कि हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिसिशन है वो 80% आ जाएगा। पर इसी केस में अगर हमारा जो फॉल्स पॉजिटिव है वो अगर 0 हो जाए, तो उस केस में जो हमारा प्रिसिशन है वो 100% हो जाएगा। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो 100% हो गया तो हमारा लॉस होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। पर इसमें एक दिक्कत है, वो क्या है कि अगर मान लो कि कोई मॉडल है वो रेन के बारे में बताता है कि रेन हो रही है कि नहीं, तो अगर उसका प्रिसिशन 100% है, पर वो जो नेगेटिव वाली जो कंडीशंस हैं उसमें वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, उसका फॉल्स नेगेटिव है उसमें, मतलब फॉल्स नेगेटिव की भी कुछ वैल्यू है, तो उस केस में प्रिसिशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रिसिशन जो हमारा फॉल्स नेगेटिव होता है उसको नहीं देखता। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा ड्रॉबैक समझ लो इसको, कि प्रिसिशन में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही कैलकुलेट करते हैं और नेगेटिव को नहीं। तो अगर वो फॉल्स नेगेटिव दे रहा है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे प्रिसिशन में, क्योंकि जब वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ बारिश होने वाली है तो एक्चुअली में बारिश हो रही है, पर जब वो बोल रहा है कि बारिश नहीं होने वाली तो भी बारिश हो रही है, तो वो ये नहीं बता रहा ना, फॉल्स नेगेटिव की भी वैल्यू दिए जा रहा है, तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिकॉल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फॉल्स नेगेटिव होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है टीपी पॉन में टोटल एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, मतलब कि वो सारी वैल्यूज जो कि पॉजिटिव होने वाली थी। तो अगर फॉल्स नेगेटिव है मतलब कि वो क्या होने वाली थी, पॉजिटिव ही होती ना, अगर एक्चुअली हम लोग देखें तो वो पॉजिटिव ही मानी जाती। तो इसका फॉर्मूला बनता है करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन अपॉन टोटल एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज, जिसमें कि हम लोग सारी एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। तो फॉल्स नेगेटिव भी एक तरीके से एक्चुअल पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो हमारा मॉडल था वो तो उसने गलत प्रिडिक्ट किया, एक्चुअली में तो वो पॉजिटिव ही थी ना, उसने फॉल्स प्रिडिक्शन दिया और उसने बोल दिया नेगेटिव है। तो ये रिकॉल को हम लोग जनरली अनबैलेंस्ड डेटा सेट में यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो मान लो कि एक मॉडल है जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स को क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो लोग अफेक्टेड हैं उनको यस दे रहा है और जो लोग अफेक्टेड नहीं हैं उनको नो दे रहा है। इस केस में अगर किसी को है कोविड और वो बोल रहा है कि नहीं है, तो इससे क्या हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इंसान फिर जाके दूसरों को फैला देगा बीमारी और वो खुद भी सफ़र करेगा उस चीज़ से। तो अगर मॉडल हमें फॉल्स नेगेटिव दे रहा है, ठीक है,
तो रिकॉल से हमें ये पता चलता है कि वो कितना फॉल्स नेगेटिव दे रहा है और हम कोशिश करेंगे कि वो कम से कम दे। क्योंकि अगर वो फॉल्स नेगेटिव देगा, मतलब कि जिसको कोविड है, अगर वो उस इंसान को बोलेगा कि नहीं इसको नहीं है, तो क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, लोगों में और फैल जाएगी ये बीमारी। तो इस वाले केस में अगर फॉल्स नेगेटिव कम होगा तो हमारा रिकॉल ज़्यादा होगा। और प्रिसिशन वाले केस में क्या था, उसमें फॉल्स पॉजिटिव अगर कम होगा तो हमारा प्रिसिशन बढ़ जाएगा। अब ये जितना भी ये रिकॉल है, प्रिसिशन है, इन सबको समझने के लिए तुम्हें ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और जो मैंने टर्म्स बताई थी वो सारी अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है F1 स्कोर। तो F1 स्कोर क्या करता है, प्रिसिशन और रिकॉल को मिक्स कर देता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है F1 स्कोर का 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल अपॉन में प्रिसिशन प्लस रिकॉल। तो इस केस में क्या किया, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मेरा प्रिसिशन भी लो होगा और रिकॉल भी लो होगा तो मेरा F1 स्कोर भी कम आ जाएगा। पर अगर प्रिसिशन हाई होगा, रिकॉल कम आएगा तो भी मेरा F1 कम आएगा। और अगर प्रिसिशन हाई है, रिकॉल हाई है, तो ही जाके मेरा F1 हाई आएगा। अगर मेरा प्रिसिशन भी लो है और रिकॉल हाई है, तब भी जो मेरा F1 है वो लो ही आने वाला है। तो इसमें 3 केसेस में लो आएगा और अगर प्रिसिशन और रिकॉल दोनों हाई होंगे तो ऑब्वियसली F1 भी हाई ही आने वाला है। तो F1 कहीं ना कहीं ओवरऑल बता देता है प्रिसिशन और रिकॉल को मिला के। अब आ जाते हैं हम एथिकल कंसर्न पे। तो सबसे पहली चीज़ है बायस। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम एवेल्युएशन मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं वो बायस नहीं हो। उसके बाद फिर आती है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हम जिस भी एवेल्युएशन मैट्रिक्स को चूज़ करें या उस पर वर्क करें तो वो ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन दे और कोई भी चीज़ को छुपा के ना रखे। मतलब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और तो और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हम लोग अगर एवेल्युएशन कर रहे हैं तो कोई भी यूज़र हो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डिसएडवांटेज वो फेस ना करे, हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 3 जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद जो यूनिट 4 है वो तुम लोगों की पूरी प्रैक्टिकल्स में रहने वाली है, थ्योरी पार्ट नहीं आने वाला है उसका। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 जो कि है कंप्यूटर विजन, और उसमें भी आधा पार्ट जो है वो थ्योरी रहने वाला है और आधा पार्ट प्रैक्टिकल्स में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।